गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरुजी के श्री चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और गुरुजी की सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत ख़ास है, जो कि गुरुजी की एक लाडली और ब्लेस्ड संगत और ओल्ड संगत आंटी का है। संगत जी, आंटी गुरुजी से 2006 में मिली थी इस जन्म में। आज का सत्संग आप संगत जी जब सुनेंगे तो आपका रोम रोम खुल उठेगा। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि सत्संग के माध्यम से आपको गुरुजी की अपार ब्लेसिंग मिलेगी और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। लेकिन संगत जी, इसके लिए आपको सत्संग को पूरे दिल से, पूरे भाव से सुनना है। सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा नहीं छोड़ना है। जैसा कि गुरुजी का हर सत्संग हमारे लिए एक ब्लेसिंग के समान है और हो सकता है आज का ये सत्संग किसी संगत के लिए बहुत ख़ास हो। शायद संगत जी, गुरुजी महाराज किसी को पर्टिकुलर कोई ब्लेसिंग्स देना चाहते हों या कोई जवाब देना चाहते हों। इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरे दिल से सुने, पूरे भक्ति भाव से सुने। और अगर आप में से भी कोई संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहती है तो संगत जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, जीमेल आईडी दी है। आप सुंदर राइटिंग में भी लिख के भेज सकते हैं और अगर आप चाहें तो ऑडियो भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। कोई उसमें परेशानी नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप सबके सत्संग गुरुजी महाराज की संगत तक पहुंचा सकें, जिससे कि आपको भी ब्लेसिंग्स मिले और हमें भी ब्लेसिंग्स मिले। जैसा कि संगत जी, हमेशा गुरुजी महाराज ने कहा है कि उनके ब्लेसिंग्स देने के तरीके अनोखे हैं। दोनों तरफ उनकी ब्लेसिंग्स चलती हैं, 1 to 1। जो सत्संग सुनाता है उसको भी भला होता है और जो सुनता है संगत जी, उसका भी भला होता है। तो चलिए संगत जी, अब देर ना करते हुए आज मैं आपको आंटी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, आंटी का जो सत्संग है, आंटी बताती हैं कि वो 2006 में अपनी एक फ्रेंड के माध्यम से गुरुजी से मिली थी। आंटी जो हैं वो रजौरी गार्डन दिल्ली में रहती हैं और उन्होंने बताया कि उस समय मैं थोड़ा सा उनके बैक में जाऊंगी संगत जी, कि आंटी ने बताया कि वो बचपन से ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की रही हैं। जो उनके फादर हैं, उन्होंने उनको हमेशा धर्म के प्रति कुछ ना कुछ सिखाया, धार्मिक इसलिए वो ज़्यादा रहीं। और वो बताती हैं कि जब वो छोटी सी थी, 3-4 साल की थी, तब भी अगर रास्ते में कोई मंदिर, गुरुद्वारा या कोई भी धार्मिक स्थान आता था तो वो उसके आगे लेट लेट के माथा टेकती थी संगत जी। और आंटी ने बताया कि जो उनका चाइल्डहुड है वो काफ़ी टफ रहा, काफ़ी परेशानी वाला रहा, क्योंकि जब आंटी 9 साल की थी तभी उनकी जो मदर थी वो उनको छोड़ के भगवान के पास चली गई थी। और संगत जी, आंटी बताती हैं कि किसी भी बच्चे के लिए, और ये हम सबको ही पता है संगत जी, अगर किसी 9-10 साल के बच्चे की माँ ना हो तो सच में उनके लिए वो काफ़ी टफ टाइम होता है। और संगत जी, इस तरह से आंटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उनका धर्म की साइड, धार्मिक बातों की तरफ काफ़ी ध्यान था। लेकिन आंटी ये बताती हैं कि उनको, उनकी एक ये हॉबी कह लो कि वो हमेशा एस्ट्रोलॉज़र के पास बहुत जाती थी। वो जब मर्जी अपनी कुंडली उठा के, और जो भी उन्हें कोई पंडित को कोई भी बता देता था कि वहाँ पे कोई अच्छा पंडित है, कोई अच्छा एस्ट्रोलॉज़र है, तो आंटी वहीं पे ही फटाफट से चली जाती थी, अपनी कुंडली उनके सामने रख देती थी। और ज़्यादातर जो पंडित और एस्ट्रोलॉज़र होते थे, आंटी को कुंडली में कुछ ना कुछ जब देखते थे तो आंटी की तरफ बड़े दया भाव से देखते थे, क्योंकि वो हमेशा उनकी कुंडली में बताते थे कि वो मांग लेके हैं, उन पे राहु दोष है, उन पे केतु दोष है। तो वो उन्हें काफ़ी, मतलब आंटी को उनकी कुंडली जो होती थी वो सही नहीं बताते थे। आंटी कहती हैं कि उनके शायद हाथ में अगर आज देखें तो लाइफ लाइन भी नहीं है, ऐसा उनको पंडित बोलते थे। और उसके बाद आंटी की जब शादी हुई और जब आंटी गुरुजी से मिली, उससे थोड़ा पहले का मैं आपको बताना चाहूँगी कि आंटी उस समय रजौरी गार्डन दिल्ली में रहती थी। और आंटी एक मॉल में शॉप वगैरह ख़रीदने की उस समय सोच रहे थे। और वहीं पे जब वो एक अपनी फ्रेंड से मिली और उनके वहाँ पे उन्होंने गुरुजी का स्वरूप लगा देखा, तो उन्होंने बोला कि अरे ये कौन है, ये तो बहुत डैशिंग लग रहे हैं। और आपको तो पता ही है संगत जी कि हमारे गुरुजी महाराज सच में बहुत डैशिंग हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, और हैं इतने क्यूट से, तो डैशिंग ही लगते हैं वो।
तो जब आंटी ने उनसे अपनी फ्रेंड से क्वेश्चन किया तो उनकी फ्रेंड ने उनको जवाब दिया कि अरे ये हमारे बिग बॉस हैं और यही हमारा सब कुछ करते हैं। इसलिए आंटी ने वो भी, क्योंकि आंटी उस समय नई नई जुड़ी थी गुरुजी महाराज से, तो उन्होंने आंटी को थोड़ा सा ऐसे छोटा सा उनका इंट्रोडक्शन दिया गुरुजी का बिग बॉस कह के। तो उन्होंने बोला कि आंटी ने उनको तुरंत बोला, क्योंकि आंटी की ये हॉबी थी कि वो पंडितों के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास काफ़ी जाती थी। तो आंटी ने उनको बोला अपनी फ्रेंड को कि भाई मुझे भी ले चलो अपने बिग बॉस के पास, अपने गुरुजी के पास, मैं भी जाना चाहती हूँ। और आंटी बताती हैं कि उस समय उनके हस्बैंड अंकल उनको बड़े घूर के देख रहे थे कि अब ये वहाँ पे, मतलब वहाँ पे भी जाना शुरू हो जाएगी और मेरे को भी इंसिस्ट करेगी कि भाई आप भी वहाँ पे चलो। तो इस तरह से उनकी जो फ्रेंड थी उन्होंने बोला ठीक है आप हमारे साथ चलना, और वो उनकी फ्रेंड जो है उनको गुरुजी के पास ले गई। और आंटी बताती हैं कि रास्ते में उन्होंने वहाँ के बारे में सब कुछ बताया कि वहाँ पे जब जाते हैं तो इस तरह से गुरुजी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और अगर आप ऐसे कुछ सवाल नहीं पूछना, क्योंकि वो आंटी जानती थी कि आंटी पंडितों के पास बहुत जाती हैं और कहीं आंटी जाते कुछ अपने सवाल जवाब में ना लग जाएं। तो इसलिए उनकी फ्रेंड ने बताया कि आपको कुछ नहीं बोलना है, गुरुजी आपका कुछ भी नाम बोलें, चाहे आपका नाम गलत भी बोले, हो सकता है वो आपके पिछले जन्म का कोई नाम हो, तो आपने बस हाँ जी गुरुजी बोलना है, क्योंकि गुरुजी जल्दी से किसी से बात नहीं करते हैं। तो और बस आपको अपना चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद जो मिलेगा वो खाना है और बोलना कुछ नहीं है। तो आंटी ने बोला, हमें थोड़ा उन्होंने पहले से ही गाइड कर दिया था। तो उन्होंने, आंटी बोलती हैं कि मैं मन में ही सोच रही थी कि बताओ फिर वहाँ पे जाने का फ़ायदा ही क्या है, ऐसे गुरु के पास जाने का क्या फ़ायदा है, जब मैं उनसे कुछ पूछ ही नहीं सकती, वो मेरे से बात ही नहीं करेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या है जाने का। और संगत जी ये सच में कोई भी हो वो ये सोचेगा ही कि हम कहीं जा रहे हैं और अगर हम उनसे बात ना कर सकें, हमें हमारे मन में जो इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं हम अगर उनसे ना पूछ सकें, तो फिर हमारा जाने का फ़ायदा क्या है। और आंटी के मन में भी यही सब विचार चल रहे थे। और जब आंटी बताती हैं कि वो गुरुजी के पास गईं, तो गुरुजी क्या बोलते हैं, बिल्कुल कैजुअल उसमें थे, टी शर्ट और पैंट में थे। और आंटी ने जब उनको देखा तो मतलब आंटी एकदम मंत्रमुग्ध सी हो गई गुरुजी को देख के, और उनको ऐसा लगा जैसे जब गुरुजी ने उनको देखा तो मतलब उनको ये लगा कि कोई लाइट, कोई चिंगारी उनके पूरे शरीर पे पड़ी है, और आंटी का जो शरीर है वो शिवर होने लगा पूरा। और वो शायद गुरुजी महाराज उनको स्कैन कर रहे थे, जो आंटी बोलती हैं कि वो मुझे अब समझ आया है। और उसके बाद गुरुजी महाराज अपने चोले में आए, जैसा कि गुरुजी जब अपनी गद्दी पे बैठते थे तो संगत जी अपना चोले में आते थे। और जब आंटी ने देखा कि गुरुजी महाराज अपने चोले में विराजमान हो गए हैं अपनी आसन पर, तो उनका जो रूप, जो दिव्य रूप आंटी ने देखा, उससे वो बहुत मंत्रमुग्ध हो गई। और जब उन्होंने देखा कि सब संगत लाइन लगा के बारी बारी गुरुजी के चरण छूने जा रही है, गुरुजी के पास जा रही है, तो आंटी का भी जब नंबर आया और जैसे ही आंटी ने गुरुजी के चरण स्पर्श किए तो गुरुजी ने आंटी से पूछा कि कहाँ से आई है। तो आंटी ने बताया गुरुजी को कि मैं रजौरी गार्डन से आई हूँ गुरुजी। तो गुरुजी ने बोला उनको कि अभी आंटी उनके चरण स्पर्श करके और बोलकर ही गई थी कि मैं रजौरी गार्डन से आई हूँ। तो गुरुजी ने फिर बोला उनको कि तो चल जा वहाँ पे एक दो दुकानें खरीद और अपना काम शुरू कर। तो आंटी बोलती हैं कि मुझे बहुत हैरानी हुई, मैं बहुत मतलब हो गई कि इनको कैसे पता कि मैं रजौरी गार्डन में, मतलब हम कोई दुकानें खरीदने की सोच रहे हैं या कुछ ऐसा है। और आंटी बताती हैं कि जब उनके हस्बैंड अंकल गुरुजी के पास बैठे तो गुरुजी ने उनसे बहुत अच्छे से बात की, और गुरुजी उनसे पूछने लगे कि मतलब उनका काम क्या है क्या नहीं है। तो संगत जी उनके अंकल बता रहे थे कि उनका कस्टम क्लियरेंस का काम है, और वो गुरुजी को समझा रहे थे कि किस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ काम है। और उस समय आंटी बताती हैं कि उनको भी नहीं पता था कि जो उनके हस्बैंड अंकल हैं वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। उनसे कुछ गलत शिपमेंट शायद वो हो गई थी, डिलीवर हो गई थी, कुछ ऐसा था। और मतलब उन्हें भी नहीं बताया था आंटी को भी कि वो इतनी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि मतलब उनको कुछ भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है, और घर में भी कोई मतलब जैसे होता है ना कि विछापा मार सकता है, कुछ ऐसा इस तरह का उनका केस चल रहा था। तो अंकल सोच रहे थे अपने मन में कि गुरुजी को क्या पता, मतलब मैं इनको समझा रहा हूँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। और जब उनके हस्बैंड अंकल उनके साथ आए थे तो वो बैठ के यही बोल रहे थे अपने मन में कि गुरुजी को कि मैं आपके यहाँ पे आया हूँ और मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, अगर आप मेरे को इस प्रॉब्लम से निकाल दो तो मैं मतलब समझूंगा। क्योंकि देखिए संगत जी
हम लोग भी ना जब जाते हैं तो बाद में भी और पहले भी हम भी गुरुजी के टेस्ट लेते रहते हैं कि अगर ऐसा कर दोगे तो ऐसा समझेंगे। तो वही अंकल ने भी किया कि अंकल बैठ के यही सोच रहे थे कि मैं आपके उस पे आया हूँ, दर पे आया हूँ, आपके दरबार में आया हूँ। अगर आप मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दोगे, बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि मेरी इज़्ज़त बनी रहे और मेरे घर पे कोई ना आए, तो मैं आपको मान जाऊँगा कि हाँ, आप में कोई शक्ति है, आप में कोई पावर है। और गुरुजी ने सिर्फ़ मतलब उनसे बस उनका यही पूछा कि क्या काम करता है और इसमें ही उनका कल्याण कर दिया। उस समय अंकल को नहीं लगा था, लेकिन बाद में अंकल ने बताया आंटी को भी कि मतलब उनको ऐसे-ऐसे वो प्रॉब्लम में फँसे हुए थे और गुरुजी के पास जाने से वो इस प्रॉब्लम से बिल्कुल बाहर निकल गए संगत जी। और उनके पास मतलब कोई ऐसा घर में भी कोई वो नहीं आया और वो पूरी तरह से इस केस से बाहर निकल गए। और इस तरह से आंटी बताती हैं कि वो गुरुजी के पास जाते रहे और बहुत अच्छा लगता था उन्हें गुरुजी के पास जाना। अब जैसा कि संगत जी आंटी ने शुरू में बताया कि वो 2006 में गुरुजी से मिले थे। और आंटी बोलती हैं कि ऐसा नहीं है कि गुरुजी से मिलने के बाद उनकी लाइफ में कोई दुख परेशानी नहीं आई। नहीं संगत जी, दुख परेशानियाँ आती हैं, लेकिन हाँ, वो हमारे गुरुजी महाराज जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो उस परेशानी में को हमें महसूस नहीं होने देते और बड़ी आसानी से हमें उससे पार लगा देते हैं। तो इसी तरह से आंटी की लाइफ जा रही थी। और जैसा कि आंटी 2006 में मिली थी और हम सबको पता है कि हमारे गुरुजी महाराज ने 2007 में 31 मई को अपना चोला मतलब छोड़ दिया था। तो आंटी बोलती हैं कि जब वो गुरुजी से लास्ट उनकी मीटिंग हुई, जब वो लास्ट उनसे मिली थी, तो उस समय आंटी अपने मन में ही सोच रही थी कि गुरुजी, आप तो इतने दिन से मेरे से कोई बात नहीं कर रहे हो और जब मैं अब नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूँगी तो मैं आपको आई लव यू ज़रूर बोलूँगी। और आंटी को नहीं पता था कि उसके उनकी ये लास्ट मीटिंग ही है। और संगत जी, जब आंटी बताती हैं कि उसके 2-3 दिन बाद ही, उस मीटिंग के 2-3 दिन बाद ही उनके पास पहले फ़ोन आता है कि गुरुजी जो हैं बहुत, गुरुजी की तबीयत क्रिटिकल है, तबीयत ख़राब है। तो और सब संगत अपने घर में बैठ के गुरुजी के लिए अरदास करें, मंत्र जाप करें। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही फिर फ़ोन आता है कि सब संगत बड़े मंदिर में आ जाओ क्योंकि गुरुजी ने समाधि ले ली है। तो आंटी बताती हैं कि वो भी सब जाते हैं और उस समय उन्होंने देखा, क्योंकि वो पहले जब जाते थे तो गुरुजी की इतनी संगत नहीं दिखती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने देखा कि गुरुजी की लाखों में संगत आई हुई थी और सारी संगत बहुत बुरी तरह से, सब संगत बहुत परेशान थी, संगत रो रही थी। सब यही सोच रहे थे कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारे गुरुजी तो रहे ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे। और उस समय आंटी बोलती हैं कि उनको भी, वो भी बहुत रोई और उनको ये लगा कि मतलब मेरी कुंडली में तो ये सही लिखा था कि इतनी मुश्किल से तो मेरे को एक गुरु मिला और वो भी इतनी जल्दी चला गया। अब मैं बड़े मंदिर में आके क्या करूँगी, मेरा भी यहाँ पे क्या है। और आंटी बोलती हैं इसके बाद वो 5-6 महीने गुरुजी के बड़े मंदिर में नहीं आई, क्योंकि उनको यही लगता था अब गुरुजी नहीं है तो अब हमें वहाँ पे जाके क्या करना है। गुरुजी, अब आंटी ये बोलते हैं ना कि जैसे देखिए संगत जी, आज जो संगत जा रही है, हम जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे और जो ओल्ड संगत उनसे जुड़ी हुई थी, तो आज की संगत ये सोचती कि वो बहुत भाग्यशाली थे। लेकिन ओल्ड संगत जो है वो बहुत सारी संगत के मैंने सत्संग सुने हैं जिसमें वो बोलते हैं कि आज की संगत को बहुत ब्लेस्ड मानते हैं, क्योंकि आज की जो संगत है वो शुरू से ही गुरुजी को भगवान मानती है, जबकि जो ओल्ड संगत थी वो गुरुजी को भगवान के रूप में नहीं मान पाई थी, क्योंकि वो उनसे फिज़िकल फॉर्म में मिले हुए थे। तो संगत जी, आंटी बताती हैं कि 5-6 महीने वो बड़े मंदिर नहीं गईं। फिर उनकी उसी फ्रेंड ने उनको बोला कि तुम बड़े मंदिर क्यों नहीं जाती हो, गुरुजी तो वहीं हैं, गुरुजी कहीं गए थोड़ी हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं तो आपको जाना चाहिए। और उसके बाद आंटी फिर 5-6 महीने बाद अपने हस्बैंड के साथ गुरुजी को कॉलिंग पे बड़े मंदिर गई। और आंटी बताती हैं कि जब वो गुरुजी के जाने के बाद फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई और जब वो दरबार में गई, तो उनको जब वो सीखना उनका आसन खाली दिखा और कहीं गुरुजी नहीं दिखे तो आंटी को बहुत दुख हुआ, आंटी बहुत रोई। और संगत जी, सच में अगर हम भी ऐसे होते तो हमें भी यही फ़ील होता जैसा कि आंटी बता रही हैं। क्योंकि मैं तो संगत जी, देखिए हम तो, मैं भी फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं जुड़ी थी गुरुजी से, लेकिन मैं जब भी अभी पीछे भी मैंने 2-3 सत्संग ऐसे सुने कि उसमें गुरुजी महाराज को समाधि में दिखा दिया और बताया कि गुरुजी महाराज समाधि में चले गए। और मतलब वो एक गुरुजी का वीडियो भी मैंने देखा। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं अकेले ही थी घर में, लेकिन मैं बहुत रोई।
बहुत रोई मैं खुद से, मतलब कि मैंने तो देखा भी नहीं, जबकि कि उस कहते ना कि मतलब उस दृश्य को मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं फ़ील करती हूँ उसको, और मुझे भी बहुत दुःख लगता है जब मैं भी ये सुनती हूँ कि गुरुजी महाराज इस तरह से हम सबके बीच में से चले गए। तो आज भी मैं ये सत्संग सुना रही हूँ तो मेरा गला भर आया है कि ये सोच के कि काश कि गुरुजी महाराज हमारे साथ वैसे ही रहते। और मुझे बहुत दुःख होता है जब कई संगत वो समाधि वाले गुरुजी की वीडियो या पिक शेयर करती है तो मुझसे भी नहीं देखा जाता। तो आंटी उस समय बताती है, सॉरी संगत जी, मैं बीच में अपना बोलने लग गई। तो आंटी बताती हैं कि उस दिन आंटी को बहुत रोना आया, बहुत उदास हुई कि गुरुजी महाराज उनको कहीं नहीं दिखे। लेकिन फिर उसके बाद वो एवरी मंडे वहाँ पे आने लग गए बड़े मंदिर में। और आंटी बताती हैं कि उस समय बिल्कुल ये लग रहा था गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स की बौछार कर रहे हैं, शावर कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी सारी अपनी संगत को ये बताना चाह रहे थे कि परेशान मत हो, उदास मत हो, रो मत, क्योंकि मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं गया। सिर्फ मैंने अपना शरीर त्यागा है, लेकिन मैं फिर भी यहीं पे हूँ। तो आंटी बताती हैं कि मतलब उस समय गुरुजी अपनी ढेरों ब्लेसिंग्स दे रहे थे, जो कि संगत को महसूस हो रहा था। और जैसा कि संगत जी गुरुजी कहते थे कि चमत्कार को नमस्कार है, तो गुरुजी अपने चमत्कार दिखा रहे थे उस समय संगत को, जिससे कि संगत का विश्वास ये बने कि हाँ गुरुजी महाराज यहीं हैं। किसी को गुरुजी शिवलिंग में दर्शन दे रहे थे, किसी को फ्रेगनेंस आ रही थी, और किसी को जो शिव मूर्ति लगी हुई है उसकी उसमें दर्शन दे रहे थे कि उनकी आंखें हिल रही हैं उस शिव मूर्ति की, उसमें से लाइट निकल रही है। इस तरह से काफ़ी सारे संगत को गुरुजी दर्शन दे रहे थे, अपनी प्रेजेंस शो कर रहे थे। और संगत जी आंटी बताती हैं कि वो बहुत गर्मियों का दिन था और उस दिन उनके बेटे का बर्थडे था, और वो भी बड़े मंदिर में गई हुई थी। तो जहाँ पे गुरुजी का झूला है, बहुत सारी संगत वहाँ पे रुक गई थी। और मतलब वैसे तो देखिए बड़े मंदिर में बात नहीं करते हैं और बहुत डिसिप्लिन होता है, लेकिन आंटी बताती हैं कि उस दिन बहुत सारी संगत वहाँ पे खड़ी हुई मतलब बातें कर रही थी कि देखो गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। तो आंटी ने भी पूछा कि भाई क्या हो गया, क्यों खड़े हो? तो उन्होंने बोला कि देखो, मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था जब आंटी पूछ रही थी, क्योंकि कोई भी अगर किसी भी संगत को गुरुजी कहीं दर्शन दे रहे हैं तो वो संगत तो बस सिर्फ गुरुजी के दर्शन ही करना चाहेगी, संगत जी बात नहीं करना चाहेगी। तो आंटी परेशान हो रही थी कि क्या हो गया, मुझे भी बताओ। तो फिर किसी ने उन्हें बताया कि देखो झूले पे जो है मतलब, और वो आंटी ने देखा कि मतलब गर्मी का दिन था और बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, लेकिन झूला है जो वो हिल रहा था। तो ये तो आंटी देख पा रही थी कि झूला हिल रहा है जबकि हवा नहीं चल रही, और झूला कैसे हिल रहा है। तो तब संगत वहाँ पे बोल रही थी कि ना झूले पे गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, लेकिन आंटी कहती हैं कि मुझे झूले पे मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और आंटी बोलती हैं कि मेरे को कुछ दिखाई भी नहीं देता, तो इसलिए मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि मुझे कुछ क्यों नहीं दिख रहा। तो बाद में जब उन्होंने देखा कि झूला हिल रहा है लेकिन कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन आपको पता है झूले के पीछे संगत जी एक शीशा होता है जो शायद ब्लैक कलर का शीशा है। तो आंटी सोच रही थी कि शायद वहाँ से कुछ दिखेगा, लेकिन आंटी को नहीं दिखा। लेकिन वैसे तो देखिए बड़े मंदिर में हमें फ़ोन अलाउ नहीं होता है कि हम फ़ोन से कुछ करें, लेकिन उस समय कुछ संगत ने, आंटी बताती हैं कि फ़ोटो खींच ली थी, वीडियो बना लिया था, फ़ोटो खींच ली थी, जबकि वैसे दर्शन नहीं हो रहे थे गुरुजी के। लेकिन जब फ़ोटो खींची और आंटी ने देखा तो उसमें पूरे गुरुजी का मतलब दर्शन हो रहे थे। और आंटी ने वो अपने सत्संग में शेयर भी किया है, जिस प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग डाला। और मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको मैं वो शेयर करूँ कि उसमें गुरुजी की झूले पे कैसे पिक दिख रही थी। और क्योंकि देखिए हम सब जब भी कोई सत्संग शेयर करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि गुरुजी महाराज के जो कल्याण है हम वो ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुंचाएं। और इसीलिए मेरा मन है कि जब आंटी ने इतना बड़ा सत्संग शेयर किया और दिखाया, तो हमारा जो संगत परिवार है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस के दर्शन, गुरुजी के दर्शन करे। तो इस तरह से आंटी बताती हैं कि उसमें आंटी ने मतलब देखा कि गुरुजी के पूरे दर्शन हो रहे थे। और इस तरह से गुरुजी अपनी उस समय अपनी संगत को प्रेजेंस दिखा रहे थे कि परेशान मत हो, दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और आंटी बताती हैं कि इस तरह से तो गुरुजी महाराज ने उनको ब्लेस किया ही अपनी प्रेजेंस दिखाकर। दूसरा आंटी बताती हैं कि उनके हस्बैंड की लाइफ को भी गुरुजी ने एक बार फिर से उनके हस्बैंड को लाइफ ब्लेस की। और इसमें आंटी बताती हैं कि उनके हस्बैंड अंकल को कोई उनके उसमें काम में परेशानी चल रही थी, और बड़े मंदिर में उनकी सेवा लगी हुई थी संगत जी। लेकिन
जैसे होता है ना कि हमारी जब कोई अरदास पूरी नहीं होती, हमारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो हम अपने गुरुजी से भी नाराज़ हो जाते हैं, उन्हीं से लड़ते हैं, उन्हीं से ही बातें मनवाते हैं, उनसे ज़िद करते हैं कि हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। और अंकल का कोई काम नहीं बन रहा था, इसलिए कई बारी जब अंकल सेवा करने बड़े मंदिर में उनकी सेवा लगी हुई थी, तो वो कई बारी गुरुजी से नाराज़ होके लंगर छोड़ के वापस आ जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन अंकल जब वापस आ रहे थे बड़े मंदिर से, और उन्होंने गुस्से में प्रसाद नहीं खाया और वो आ रहे थे, तो आंटी बताती हैं कि कार में वो अकेले ही थे, ड्राइव कर रहे थे और उनका बहुत मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। जो आप रात में जो बड़े बड़े ट्रक चलते हैं माल लोड किए हुए, उनसे उनका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। और आंटी बोलती हैं अगर आप उस एक्सीडेंट की फ़ोटो या वीडियो देख लो तो कोई भी ये बिलीव नहीं करेगा कि उसमें बैठा हुआ इंसान जो है वो बच सकता है। और जिसने भी वहाँ पे वो एक्सीडेंट देखा, सबने ये सोचा कि भाई इस कार की जो ये हालत हुई है तो उसमें जो भी बैठा हुआ होगा वो बचा नहीं होगा। लेकिन अंकल अलग ही जाके गिरे, और जब अंकल उठे तो बताते हैं कि अंकल के जो शरीर में कांच घुसा था, अंकल उसको सारा झाड़ा अंकल ने खुद से देखा कि भाई जब मेरे को इतना कांच चुभा है और मैं इतना ये बुरा मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो ज़रूर कहीं ना कहीं से ब्लड भी निकल रहा होगा। लेकिन अंकल ने जब कहीं भी देखा तो उनको कहीं से भी ऐसे ब्लड नहीं निकल रहा था। और जब पुलिस भी आई वहाँ पे तो पुलिस भी परेशान हो गई। मतलब जब पुलिस ने पूछा कि भाई आप कैसे, तो उन्होंने बोला कि मैं ही इस कार में था। लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस कार में हो और आप इस हालत में हो, तो हम तो देख के आपको बोल ही नहीं सकते। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं ही था इस कार में और मैं ही ड्राइव कर रहा था, मैं अकेला इस कार में था। तो पुलिस ने भी परेशान होकर उनसे पूछा कि भाई फिर क्या बात है, ऐसी कौन सी शक्ति थी तुम्हारे साथ जो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तो उनके अंकल ने बोला कि हमारे बिग बॉस, हमारे गुरुजी मेरे साथ थे, जिन्होंने मुझे कुछ नहीं होने दिया। इस तरह से संगत जी, आंटी को गुरुजी ने इतनी बार मतलब इतना ब्लेस किया इतने अच्छे से, और उनके अंकल को भी एक लाइफ ब्लेस की। इसीलिए संगत जी, हम गुरुजी से नाराज़ हो जाते हैं, गुरुजी से हट करते हैं, ज़िद करते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज, हम उनको पता है कि उन्हें हमें पहले क्या देना है। वो हमें पहले हमारे को हेल्थ देते हैं, लाइफ देते हैं, उसके बाद ही वो हमें कुछ और देते हैं। वो यही कहते हैं अगर तुम लाइफ ले लोगे लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो उस लाइफ का आप क्या करोगे कि 24 घंटा आप हॉस्पिटलों के चक्कर काटते रहो। तो इसीलिए गुरुजी महाराज को सब पता है कि उन्हें किसको क्या देना है, क्या नहीं देना है। और हमें भी संगत जी गुरुजी महाराज से ज़िद नहीं करनी चाहिए। जबकि मैं खुद बहुत नादान हूँ, कई बारी मैं भी गुरुजी महाराज से किसी चीज़ के लिए अपेक्षा लगा लेती हूँ, जो कि हमें नहीं लगानी चाहिए संगत जी। हमें गुरुजी पे ही अपना सब कुछ छोड़ देना चाहिए कि गुरुजी जो हमारे लिए करेंगे वो हमारे लिए बेस्ट करेंगे, बेस्ट से भी बेस्ट करेंगे, जो शायद हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा गुरुजी महाराज हमारे लिए वो करेंगे। तो बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। आई होप आप सबको आंटी का सत्संग बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, और गुरुजी महाराज आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें इस सत्संग के माध्यम से। और बस संगत जी, अब मैं यही कहूँगी कि सभी सत्संग अच्छे होते हैं और सभी सत्संग को हमें पूरा सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।